हेलो एवरीवन। तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10th का। तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कर चुके थे मेटल और नॉन मेटल की। अब हम लोग करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने जैसे ऊपर ही कहा था कि कई बार ऐसा हो जाता है कि आयोडीन जैसे वो एक है तो नॉन मेटल बट वो लस्ट्रस है ना, उसमें चमक है। लेकिन हम लोगों ने बोला था कि मेटल्स में चमक होती है, नॉन मेटल्स में नहीं होती। और इसी तरह से जो कार्बन है वो हम लोगों के पास है तो नॉन मेटल। नॉन मेटल्स हम लोगों ने बोला कंडक्टर्स नहीं होती, लेकिन इसी की एक फॉर्म है ग्रेफाइट विच इज़ अ गुड कंडक्टर। तो इस वजह से क्या होता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखकर अच्छे से नहीं बता सकते कि इट्स अ मेटल और नॉन मेटल, नहीं बताया जा सकता। तो इसीलिए हम लोगों को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करना पड़ता है। ओके, तो एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर, बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कलेक्ट द एशेज फॉर्म्ड एंड डिसॉल्व दैम इन वाटर। तो सबसे पहले एक मैग्नीशियम का रिबन लो, बड़ी इजीली मिल जाता है ये, और हम लोगों के लैब्स में तो होता ही है, साइंस लैब में। तो उस और सल्फर पाउडर लो, मैग्नीशियम रिबन को ना आप जला दो, और जो उससे एशेस बनेंगी उसको आप लोग कलेक्ट कर लो और वाटर में डिज़ोल्व कर दो। तो टेस्ट द रिजल्टेंट सोल्यूशन विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। उसको रेड और ब्लू लिटमस दोनों के साथ चेक करो। इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक। तो अब आप लोग रेड और ब्लू लिटमस से पता करोगे कि जो वो अभी सोल्यूशन बना उस ऐश को डिसॉल्व करने के बाद वो कौन सा बना, बेसिक और एसिडिक। ठीक है, सो नाउ बर्न सल्फर पाउडर। अब सल्फर पाउडर की बारी, उसको चला दो। ओके, सो प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर आप लोग फ्यूम्स लेंगे, और मैग्नीशियम के केस में आप लोग उसकी ऐश को लेकर लेंगे। ओके, सो ऐड सम वाटर टू दी अबव टेस्ट ट्यूब एंड शेक। अब उसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें आपने फ्यूम्स को कलेक्ट किया उसमें वाटर डालो और उसको अच्छे से शेक करो ताकि वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए। ओके, सो इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग सल्फर। अब इसको वो सोल्यूशन जो आप लोगों ने फ्यूम्स के हेल्प से और वाटर उसमें ऐड करके बनाया, उसको भी आप लोग चेक करोगे लिटमस के साथ, और फिर आप लोग बताओगे कि वो एसिडिक था या बेसिक था नेचर में। एंड कैन यू राइट द इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। आप लोग इसके लिए रिएक्शंस लिख सकते हो क्या? आपका फर्स्ट चैप्टर ये केमिकल रिएक्शंस, और आपको बताया गया था कि रिएक्शंस को किस तरह से लिखते हैं, उनको बैलेंस किस तरह से करते हैं, है ना। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको। तो मोस्ट मेटल प्रोड्यूस्ड एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो उन्होंने बोला जो हम लोगों के पास होती हैं नॉन मेटल्स, तो वो मोस्टली हम लोगों के पास एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं, यानी कि उनके सॉल्यूशंस जो हम लोगों ने देखा ना सल्फ़र का, वो कौन सा होगा, वो होगा हम लोगों के पास एसिडिक। ये हम लोगों ने बात कही जर्नल बेसिस पर, लेकिन यहाँ पर हम केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस हमेशा रहती हैं। ओके, एंड ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव अ राइज टू बेसिक ऑक्साइड्स। और हम लोगों ने बोला कि जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके होते हैं एसिडिक होते हैं ऑक्साइड्स, जो वो बनाती हैं वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद, वो होते हैं कौन से, एसिडिक। और वहीं पर ये जो मेटल्स होती हैं ना, इनके होते हैं बेसिक। ये हम लोग बात कर रहे हैं जर्नली, एक्सेप्शंस तो रहेंगी वहाँ पर। ओके, सो यू विल लर्निंग मोर अबाउट दीज मेटल ऑक्साइड्स इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो अब इससे नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे उसमें अच्छे से बताया हुआ है। ओके, तो ये देखो रिएक्शन से शुरू करते हैं। ये देखो, सो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। अब कोई भी मेटल ली, उसको ऑक्सीजन के साथ हम लोगों ने कर दिए, कंबाइन कर दिया, तो उससे क्या बनेगी, एक मेटल ऑक्साइड बनेगी। ओके, तो अब ये तो हो गई जर्नल के मेटल ली, ऑक्सीजन ली और बना दी मेटल ऑक्साइड। अब पर्टिकुलर केसेस देखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड and it combines with oxygen to form the copper 2 oxide, a black oxide। तो ये देखो हम लोगों ने लिया कॉपर, दो मॉलिक्यूल्स लिए हम लोगों ने, मॉलिक्यूल्स नहीं, दो एटम्स लिए हम लोगों ने। ओके, और यहाँ पर हम लोगों ने ली ऑक्सीजन। तो ये हम लोगों के पास क्या बनाएगा,
कॉपर 2 ऑक्साइड, और ये हम लोग के पास ब्लैक होता है कलर में, और ये क्या बना हम लोग के पास एक मेटल ऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन जो थी वो कंबाइन कर गई कॉपर के साथ। सिमिलरली अगर आप लोग एल्यूमिनियम को देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 एटम्स लिए एल्यूमिनियम के, और वहीं पर हम लोगों ने 3 मॉलिक्यूल्स लिए ऑक्सीजन के, और टोटल एटम कितने हो गए ऑक्सीजन के? 6। ओके, तो इससे हम लोगों के पास क्या बना, ये नज़र नहीं आ रहा है, हम लोग के पास बना एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है हम लोग के पास बना एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसको बैलेंस करने के लिए आगे आप लोग लगाओगे 2। अब हम लोग के पास 4 एल्यूमिनियम कंप्लीट हो गए, 4 ही लिए थे, और ऑक्सीजन हो गए 6, और यहाँ पर भी तो 6 ही ऑक्सीजन थे, है ना। तो चलो अब आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा कर लें साफ। जब भी आप लोग मेटल्स की रिएक्शन करवाओगे ऑक्सीजन के साथ तो वो हमेशा ही मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ओके, ये बात तो रखनी है याद अच्छे से। तब उन्होंने बोला कि चैप्टर 2 को याद करो, हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कॉपर ऑक्साइड किस तरह से रिएक्ट करते हैं, देखा था। सो वी हैव लर्न दैट, अगर आप लोगों को ये बात नहीं याद तो एक बार से उस चैप्टर 2 की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको भी ज़रूर से देख लेना। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और आई बटन में भी दे दूँगी। ओके, सो वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हम लोगों ने पहले बोला कि नॉन मेटल्स के एसिडिक होते हैं और मेटल्स के बेसिक होते हैं हम लोगों के पास ऑक्साइड्स। बट सम मेटल ऑक्साइड्स सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। तो ये आ गई वही बात जो मैंने बोला था कि हम लोग के पास केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस हमेशा रहती हैं। तो यहाँ पर हम लोग के पास जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड है, क्या है ये? मेटल ऑक्साइड्स हैं। हम लोगों ने बोला वो बेसिक होते हैं, लेकिन ये तो दोनों ही करेक्टर शो कर रहे हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों करेक्टर शो कर रहे हैं। तो ये आ गई सबसे पहली एक्सेप्शन। सो सम मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स as well as bases to produce salts and water are known as the एम्फोटोरिक ऑक्साइड्स। तो इनको हम लोग मेटल ऑक्साइड्स या नॉन मेटल ऑक्साइड्स नहीं बोलते, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोल देते हैं। ओके, नाउ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स इन द फॉलोइंग मैनर विद एसिड्स एंड बेसिस। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड सबसे पहले रिएक्ट करा उसने एसिड के साथ, तो क्या बनाया उसने? बना दिया एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर को करा रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट। ओके, और फिर से हम लोगों ने उसको एक बेस के साथ रिएक्ट करवाया विच इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उसने क्या बना दिया? सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर को एज अ बाई प्रोडक्ट निकाल दिया। तो उसने रिएक्शन करी एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, और दोनों में हम लोगों के पास एज अ बाई प्रोडक्ट क्या आया? दोनों में हम लोगों के पास एज अ बाई प्रोडक्ट आया वाटर। ओके, so most metal oxides are insoluble in water but some of these dissolve in water to form alkali। यार ये अंकल नहीं पढ़ने देंगे तो कौन सी सब्जी खाएंगे आप? चलो छोड़ो, आगे करते हैं। सो मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। तो उन्होंने बोला मेटल ऑक्साइड्स मोस्टली तो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, यानी कि वो वाटर में डिज़ोल्व ही नहीं होते, लेकिन इनमें से कुछ डिज़ोल्व तो होते हैं लेकिन वो अल्कली सॉल्यूशंस बनाते हैं हम लोगों के पास। अल्कली सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? बेसिक सॉल्यूशंस। तो सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिज़ोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलीज एज फॉलोज। तो ये आ गया हम लोग के पास क्या? सोडियम ऑक्साइड, ये पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, हम लोगों ने इसको वाटर में किया डिज़ोल्व, तो इसने हम लोग के पास क्या बनाए? अल्कली सॉल्यूशंस बना दिए। ये बना दिया उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों क्या है? दोनों के दोनों हम लोगों के पास बेस हैं एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस। ओके, सो वी हैव ऑब्जर्व इन द एक्टिविटी, हम लोगों ने जो प्रीवियस एक्टिविटी करी, दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट सेम रेट। हाँ,
ये भी बहुत बड़ी बात है कि ऑक्सीजन के साथ हर एक मेटल सेम रेट पर रिएक्शन नहीं करती। आप लोगों ने देखा होगा कि जब लोहा कुछ समय के लिए बाहर आ जाए ऐसे ही, तो वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ, है ना, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है और रस्टिंग शुरू हो जाती है ना। तो ये उसका एक बोल सकते हो कि वो उसका रेट होगा जिससे वो रिएक्ट कर रहा होगा ऑक्सीजन के साथ। तो एटमॉस्फेयर में हम लोग के पास मॉइस्चर भी होता है और ये ऑक्सीजन भी होती है, तो वो दोनों के साथ रिएक्ट करके रस्टिंग शुरू कर देता है, ठीक है, आयरन की। वहीं पर आप देख लो कि गोल्ड को आप रख लो, गोल्ड का रेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का बहुत ज़्यादा स्लो होता है। हम लोग आप लोग घर में मम्मी के पास ज्वेलरी होती है हमेशा, है ना, तो वो कितने टाइम के बाद उनको साफ़ करवाती हैं, धुलवाने के लिए भेज देती हैं सुनियारे के पास, है ना, बहुत टाइम के बाद। लेकिन उस आयरन को तो कुछ नहीं हुआ। वहीं पर आप लोग कोई लोहे की कुछ भी चीज़ ले लो तो वो आप लोगों के पास इतना समय नहीं निकाल पाती। तो हम लोगों के मदर्स के पास जो ज्वेलरी होती है वो उनके भी मम्मा ने, उनकी दादी ने दी हुई होती है उनको, और वो वही आगे हमको दे देते हैं। तो ये हम लोग बहुत एक लॉन्ग पीरियड के लिए उसको हम लोग रख सकते हैं अपने पास। लेकिन यहीं पर आप लोग बात करो कि लोहे का कुछ, आयरन की ज्वेलरी बना लो और रख लो, तो नहीं रख पाओगे, वो बचेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो आपकी लाइफ स्पैन में ही नहीं बचेगी। ओके, तो हमेशा सेम रेट से वो रिएक्ट नहीं करती मेटल्स ऑक्सीजन के साथ। सो डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ टुवर्ड ऑक्सीजन। यस, अब पोटाशियम और सोडियम को ले लो। पोटाशियम और सोडियम ये बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाती हैं ऑक्सीजन के साथ। ये आप लोग इनको खुले में नहीं रख सकते, ऑक्सीजन को और पोटाशियम को, ये एकदम से इनमें आग लग जाती है। ओके, सो बिकॉज रिएक्ट सो विग्रसली डेट दे कैच फायर इफ दे केप्ट इन ओपन। तो आप लोग इसको ऐसे खुले में नहीं रख सकते, इनमें आग लग जाएगी। तो इन दोनों को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ओके, हैंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स दे केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। तो वही बात, उनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है हमेशा ताकि उन तक ऑक्सीजन न पहुंच पाए। सो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेसेज ऑफ मेटल सच एज द मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। तो जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर देखोगे तो ये जो हम लोगों को उन्होंने मेटल्स दिए, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, इन पर हमेशा मॉइस्चर और ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है ना, एक थिन सी लेयर मिल जाती है आपको ऑक्साइड की। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। तो ये आप लोगों को फर्दर ऑक्सीडेशन होने से बचाती है, आप लोगों को मतलब जो हम लोगों ने मेटल्स की बात करी। ओके, सो आयरन डजंट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन filling burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner. Copper doesn't burn, but the hot metal is coated with a black colored layer of copper oxide. Silver and gold do not react with oxygen even at high temperatures. तो वही बात, लेकिन आयरन और कॉपर ये तो रिएक्ट कर जाती है, इसीलिए इनके ऊपर एक थिन लेयर चढ़ा कर रखी जाती है ताकि उनको अच्छे से रखा जा सके, प्रिजर्व किया जा सके। वहीं पर आप लोग अगर गोल्ड की बात करो या फिर सिल्वर की बात करो तो वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, मतलब करते हैं लेकिन बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम रिएक्ट करते हैं वो एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स। सो the anodizing is a process of forming a thick oxide layer of aluminium. Okay, so anodizing क्या है? ये एक प्रोसेस है जो एक थिक ऑक्साइड लेयर बनाई जाती है एल्यूमिनियम की। सो एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। तो ये कब आती है? व्हेन दे एक्सपोज टू एयर, दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक ए रेजिस्टेंट टू फर्दर इरोजन। तो ये आगे और इरोजन को नहीं होने देता, जो हम लोग इसके ऊपर एक थिन लेयर ऑक्साइड की बना देते हैं वो उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देती और करोजन नहीं होने देती। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। तो हम लोग अगर उसको और ज़्यादा प्रोटेक्टिव करना चाहते हैं तो हम लोग उस थिन लेयर को थिक कर सकते हैं। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड node and the electrolyzed with dilute sulfuric acid। तो वही इलेक्ट्रोप्लेटिंग,
आप लोग पढ़ोगे इसको भी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग करनी, ओके। उसके थ्रू एक मेटल को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम द रस्टिंग और फ्रॉम द corrosion. The oxygen gas evolved at the anode reacts with aluminium to make a thicker protective oxide layer. So this oxide layer can be dyed easily to give aluminium articles an attractive finish. तो इस जो आप लोगों ने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई उसके ऊपर आयरन एल्यूमिनियम के ऊपर, है ना, तो आप लोग ना उसको डाई कर सकते हो, यानी कि कलर दे सकते हो, ताकि आप लोग ना उसके आर्टिकल्स को एक बड़ी अच्छी सी सूरत दे सको, ओके। तो ये मोस्टली किया जाता है थ्रू द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी यू मोस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैम्पल्स ऑफ that you are taken here. So the reaction of magnesium is less vigorous, implying that that is not as reactive as sodium. तो हम लोग के पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता ही सोडियम है, ओके। इससे ज़्यादा रिएक्टिव नहीं मिलता कुछ भी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन मैग्नीशियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है. बट जब आप लोग उसको बर्न करोगे तो मतलब और सोडियम को तो बर्न करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है. आप लोग उसको ऐसे ही खुले में रख दोगे ना तो उसमें तो वैसे ही आग लग जानी है, ओके, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है. So let us see more reactions to arrive at a conclusion about order of the reactivity of these metals. तो चलो देखते हैं फिर. तो उन्होंने बोला एक टीचर को तो ज़रूर साथ में रखो इस एक्टिविटी को करते हुए, क्योंकि जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है समटाइम्स विद इन माइक्रो सेकेंड ये हो जाती है, ओके. सो कलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ द सेम मेटल, जो हम लोगों ने एक्टिविटी पीछे की वही सैम्पल्स फिर से लो. Put small pieces of the sample separately in beakers half filled with cold water. Okay, तो अब आप लोग small pieces लोगे separate beakers में, जिनमें आधा बीकर क्या होगा, ठंडा पानी होगा. So which metals reacts with cold water? Arrange them in increasing order of their reactivity with cold water. तो अब आप लोग देखो cold water के साथ किस किस ने react किया और उनको एक ranking देनी शुरू करो. So did any metal produce fire on water? तो किसी भी मेटल में आग लगी क्या उसको वाटर में डालने पर. सो डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम? हो सकता है कुछ ने तैरना शुरू कर दिया हो पानी के ऊपर. पुट द मेटल्स दैट डिडंट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर. अब उन मेटल्स को देखो जिन्होंने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किया, तो उनको अब दोबारा से डालो हॉट वाटर के एक हाफ फिल्ड बीकर में. फॉर द मेटल दैट डिडंट रिएक्ट विद हॉट वाटर अरेंज द ऑपरेटर्स एज. तो जिन्होंने नहीं किया रिएक्ट, उनको जो फिगर 3.3 आपकी बुक पर दिया हुआ है इसी चैप्टर में, उसको उस रिएक्शन के साथ देखो स्टीम में करके. सो विच मेटल्स डिडंट रिएक्ट इवन विद स्टीम. अब देखो कि स्टीम के साथ भी किसने नहीं रिएक्ट किया. अरेंज द मेटल्स इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद वाटर. तो अब आप लोग यहाँ से कुछ कंक्लूड कर सकते हो क्या. ये देखो इस तरह से ये जो रिएक्शन दी हुई है उन्होंने, ये रहा आपका फिगर 3.3. स्टीम के साथ रिएक्ट करके देखो. ये मेटल सैंपल्स रख लिया यहाँ पर, ये बर्नर रखा हुआ है, यहाँ से स्टीम वाटर सबके साथ करके देख लो. यहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी मेटल्स कितनी कितनी रिएक्टिविटी शो कर रही हैं ऑक्सीजन के साथ. सो द मेटल्स रिएक्ट विद water and produce a metal oxide and hydrogen gas. The metal oxide that are soluble in water dissolve in it to further form metal hydroxide. तो सबसे पहले आप लोगों ने मेटल को वाटर में डाला तो मेटल ऑक्साइड बना और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई. फिर आप लोगों ने मेटल ऑक्साइड को दोबारा से वाटर में डाला तो उसने बना दिया मेटल हाइड्रोक्साइड, ओके. अब the metals like the potassium and sodium they react violently with cold water. तो वो तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगी, ऑब्वियसली करेंगी. सो इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस द फायर. तो ये तो बन गए उनके, पहले आपने पोटाशियम लिया सोडियम लिया, उनको वाटर में रिएक्ट कराया कोल्ड वाटर में, ओके. इसके लिए तो हॉट वाटर की ज़रूरत ही नहीं, मैंने बोला इसको खुले में रख दोगे वैसे ही आग लग जाएगी, ओके. तो इसने बना दी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और
जो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, ये इवॉल्व होते साथ ही इसने आग को पकड़ लिया। ओके, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और इसमें आग लगी, और इसके साथ ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मीन्स इसमें से क्या होगा इसमें से हीट प्रोड्यूस होगी। ओके, तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकलेगी इससे। सो द रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम विद वाटर इज लेस वाइब्रेंट, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। तो हम लोगों ने कैल्शियम लिया, उसको वाटर में डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। ओके, तो इसमें से भी हम लोग के पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व तो हुई, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा हीट नहीं थी कि ये आग को पकड़ सके। ओके, तो लेस वाइब्रेंट थी एज कम्पेयर टू द सोडियम एंड पोटाशियम। सो कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म टू स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द मेटल। तो जो बबल्स थे वो तो नीचे ही रह गए, वो स्टिक करेंगे मेटल सरफेस के साथ, और मेटल ने ऊपर आकर के तैरना शुरू कर दिया। ओके, तो कैल्शियम कुछ समय बाद तैरना शुरू कर दिया उसने। मैग्नीशियम डजंट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। चलो जी, अब मैग्नीशियम ने तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं किया। इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन गैस इसके सरफेस के साथ स्टिक कर गई और इसने भी कुछ समय बाद तैरना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी रिएक्टिविटी के लिए हम लोग को हॉट वाटर की ज़रूरत पड़ी। बाकी सबकी तो कोल्ड वाटर में हो गई, लेकिन इसके लिए हॉट वाटर की ज़रूरत पड़ी। So metals like aluminium, iron and zinc do not either with cold water or hot water. तो उन्होंने किसी के साथ रिएक्ट नहीं किया, do not react। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ने उन्होंने रिएक्ट ही नहीं किया। भले आप गर्म पानी ले लो, भले आप ठंडा पानी ले लो, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो स्टीम के साथ में आप लोगों ने किया, तो उसमें हम लोग को मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों मिलेंगे। ये देखो, एल्यूमिनियम ने बना दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ने बना दिया फेरस ऑक्साइड। ओके, सो मेटल्स सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। स्टीम ले लो, भले ठंडा पानी ले लो, गर्म पानी ले लो, वो नहीं रिएक्ट करेगी। ओके, बिकॉज दे शो द लीस्ट रिएक्टिविटी। इसीलिए तो इनकी ज्वेलरीज बनती है ना, इसीलिए तो ये इतनी महंगी हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो यू हैव ऑलरेडी लर्न that metals reacts with acids to give a salt and hydrogen gas. Yes, हम लोग को पता है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके एक तो हम लोगों को सॉल्ट देंगी और दूसरी देंगी हाइड्रोजन गैस। ओके, तो लेक्चर तो यही काफ़ी बड़ा हो गया, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं बस। अब आप लोग मेटल लोगे, उसको डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन देगा। अब यहाँ तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से याद करना। ओके, और इसे नेक्स्ट हम लोग फिर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।